हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में आज मैं अनुसूची विधि के संदर्भ में चर्चा करूंगा। मेरी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुसूची विधि प्रश्नावली विधि की जो कमियां हैं उनको समाप्त करने की दृष्टि से एक सर्वोत्तम विधि होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि प्रश्नावली विधि क्या थी। प्रश्नावली विधि में बताया गया था, जब हम किसी भी समस्या के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। उन प्रश्नों का निर्माण करके उन्हें एक प्रपत्र पर लिख लिया जाता है। उसके बाद डाक और कोरियर की सहायता से हम उत्तरदाता तक पहुंचते हैं। यह विधि थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए करती है क्योंकि शिक्षित उत्तरदाता तो उस प्रश्नावली को पढ़ लेगा और जवाब भी भेज देगा, लेकिन सपोज आपने वही प्रश्नावली विधि का प्रश्न किसी अशिक्षित उत्तरदाता को भेज दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो आधार बनेगा वो आधार इस प्रकार का होगा कि उसके अंदर व्यक्ति उत्तर नहीं भेज पाएगा। ये इसकी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारे सामने चुनौती आती है कि वो चुनौती इस अर्थ में भी है कि वहां पे प्रश्नों के जवाब प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर हम अनुसूची विधि का प्रयोग करते हैं और ये अनुसूची विधि हमें कारगर सिद्ध होती है। अनुसूची विधि में स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाएगा। अध्ययन क्षेत्र में जाने के बाद वो प्रश्न को पूछेगा, उत्तरदाता उसका जवाब देगा। अब वो भले ही उत्तरदाता शिक्षित है या अशिक्षित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पूछा गया, आप क्या व्यवसाय करते हैं, उसने जो भी जवाब दिया उस जवाब को आप अपनी अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे तो आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उत्तरदाता के प्रश्न भी समझ में आ गया, उत्तरदाता जो कहना चाहता है वो आपने स्पष्ट समझ लिया और बेकार हैंडराइटिंग वाली जो प्रॉब्लम आती थी वो भी सॉल्व हो गई। इस तरह अनुसूची विधि होती है। अब हम अनुसूची विधि के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको मैं एक पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने क्रमशः, आपको स्क्रीन पे शीर्षक दिख रहा होगा, अनुसूची के प्रकार। मैं इसको समझा रहा हूं। आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी, वहां से नोट्स भी बना सकते हैं। अब अनुसूची के प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं तो लुंडबर्ग नाम का एक विद्वान है जिसने किताब लिखी है सोशियल रिसर्च, जिनका पूरा नाम है जीए लुंडबर्ग। वो कहते हैं कि उद्देश्य के आधार पर अनुसूचियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित अनुसूची। नंबर 2, मनोवृत्ति एवं मत को पता करने वाली अनुसूची। नंबर 3 है सामाजिक संगठनों संस्थाओं की स्थिति एवं फंक्शंस का, कार्यों का पता लगाने के लिए बनने वाली निर्मित अनुसूची। पीवी यंग ने इसी में सुधार करते हुए 4 अनुसूचियों का उल्लेख किया है: अवलोकन, मूल्यांकन, प्रलेख और संस्था सर्वेक्षण। अब मैं क्रमशः एक एक पर आता हूं, जिस पर हम विशद व्याख्या करेंगे। सबसे पहले बात आती है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठ तथ्यों को संकलन करने वाली अनुसूची। देखिए, 2 तरह की जानकारी होती है। एक तो होती है सब्जेक्टिव फैक्ट्स, जो किसी सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं, जिसके अंदर पूर्वाग्रह आ सकते हैं। जैसे आप किसी का इंटरव्यू लें और इंटरव्यू के अंदर पूछें कि भाई आपने अपने जीवन में क्या किया, आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, तो वहां पर जो बताने वाला है वो एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने बारे में बड़ा चढ़ा के भी बता सकता है। आप उसका क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते। जैसे वो कह दे कि मैंने 1970 में ये किया, 80 में वो किया, तो 70-80 में हम पैदा ही नहीं हुए हैं, तो कैसे हम उसके बारे में तथ्यों की जांच करें? तो वो एक सब्जेक्टिव मेथड में आ जाता है। अब हमारे सामने है वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए। वस्तुनिष्ठ तथ्य कौन से हैं?
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी आप जांच कर सकें। जैसे आपने अध्ययन क्षेत्र में जाके पूछा कि आपके गांव में शिक्षा के केंद्र या स्कूल कितने हैं। सामने वाले ने कहा साहब हमारे यहाँ दो तो 5वीं तक है, एक 8वीं तक है, 3 प्राइवेट है, 2 सरकारी है, पूरा वर्णन करके बता दिया। आप उस जानकारी को लिख लीजिए। आप खुद फिजिकली स्कूल में जाकर जांच कर सकते हैं कि 5वीं तक स्कूल कितनी है, 8वीं तक कितनी है। यानी ये डेटा आपको जानकारी क्रॉस चेक करने में भी आ जाएगी और ये वस्तुनिष्ठ तथ्य को प्राप्त करने वाली अनुसूची बन जाएगी। यानी आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पूरा फंडामेंटल जो भी उसका आधार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 आती है मनोवृत्ति एवं मतों का पता लगाने वाली अनुसूची। देखिए इसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा टीआरपी, जो टेलीविजन के सीरियल्स के बारे में अक्सर प्रयोग में ली जाती है। चैनल की लोकप्रियता के बारे में पता की जाती है। उसमें क्या होता है, कुछ लोग आपके पास अध्ययन करने आएंगे या कोई भी फील्ड में जाता है और वो पूछता है कि अच्छा बताइए आप दिन में कितने घंटे टेलीविजन देखते हैं। सामने वाले से पता लग गया कि कितने घंटे टेलीविजन देखा। अब उसका मत जानना चाहता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ओपिनियन कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई कहे साहब मैं तो मैच देखता हूं, तो खेल कितने समय तक देखता है वो, उसका टाइम नोट कर लिया। आप 9 से 10 के बीच में कौन सा कार्यक्रम देखते हैं। अब आपके सामने चुनौती क्या है, आपके घर में केबल कनेक्शन लगा है और आप केबल कनेक्शन में 9 से 10 में आपका मनपसंद डेली सोप आ रहा होगा, कोई इंडियन आइडल का कार्यक्रम आ रहा होगा, कोई डांस का आ रहा होगा, या हो सकता है कोई उस दिन इंडिया ने कोई अचीवमेंट किया कोई ओलंपिक में, तो न्यूज पे भी अच्छी बातें आ रही होंगी। तो उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या देखा, ये आप जब बताएंगे तो वो नोट करते रहते हैं और एक एग्जिट पोल निकालकर वो टीआरपी घोषित करते हैं कि भाई इस समय सबसे ज्यादा कौन सा चैनल देखा गया। अब इसका एक साइंटिफिक तरीका भी आ गया आजकल। हम लोगों के आपने देखा होगा जब केबल कनेक्शन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है टीवी के साथ। आप कौन सा चैनल ट्यून करते हैं ये दिल्ली के अंदर एक संस्था है वो रिकॉर्ड करती रहती है कि जैसे वीडियोकॉन की आपके पास डिश है या एयरटेल की है, तो वो बता देगा कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हैं। उनके पास आंकड़े होते हैं, उससे भी मनोवृत्ति पता लग रही है कि लोग कौन सा सीरियल कब देख रहे हैं। ये तो गई साइंटिफिक टीवी सीरियल्स के बारे में। अब हमको किसी की पसंद जाननी हो, रुचि जाननी हो, तो उसको जानने के लिए हम इस मनोवृत्ति संबंधी अनुसूची का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने एक विचार बनाया कि मैं बिजनेस करूं, और वो मान लीजिए मैं बांदीकुई क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं कि बांदीकुई में कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कोलाना एरिया में। अब वहां वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनके दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो वो क्या करेंगे, एक मार्केट सर्वे के लिए एक अनुसूची बना लेंगे कि जैसे डेली यूज में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, कौन सी कंपनी का चलता है, उस कंपनी में क्या खास बात है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, पैकिंग कैसी है, और वो सबका एक जानकारी प्राप्त करके अनुसूची बना लेंगे। लोगों से राय जानेंगे। अब मान लीजिए लोगों ने कहा साहब हमको तो इस वक्त लॉकडाउन का जो टाइम चला उसमें खाने पीने की वस्तु ज्यादा पसंद आई, नमकीन हमने बहुत खाई। हो सकता है पिताजी के दिमाग में थॉट आ जाए कि मैं नमकीन का बिजनेस कर लूं, उसकी रेट कितनी रखूं, उसकी पैकिंग कैसी रखूं, उसके अंदर क्या कंप्लेंट है, लोगों की किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है। तो इस तरह लोगों की राय जानने के लिए यदि हम अनुसूची बनाएंगे तो यहाँ लुंडबर्ग के हिसाब से वो मत मनोवृत्ति संबंधी अनुसूची की श्रेणी में आएगी। अब बात आती है तीसरा, सामाजिक संगठन संस्थाओं की स्थिति के बारे में व कार्यों के बारे में पता लगने वाली अनुसूची। इसका उदाहरण क्या है, मान लीजिए आप सरकारी अस्पताल में गए, क्योंकि वो एक कार्यालय है, एक संस्था है, वहां पर सब लोग काम कर रहे हैं। अब आपने उस अनुसूची में क्या किया, कंपाउंडर का पूरा बायोडाटा जाना, डॉक्टर का जाना। उदाहरण के लिए हम बांदीकुई हॉस्पिटल की बात करें तो आपने अनुसूची बनाई और आप सबसे पहले डॉक्टर के इंटरव्यू लेने के लिए गए कि साहब बताइए, पहले उसकी व्यक्ति की जानकारी, उसके बाद आप बताएं कि इन दिनों में किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा रोग का रोगी ज्यादा आ रहा है, क्या अस्पताल से दवाइयां उनको मिलती है या नहीं मिलती है, ये अस्पताल कब बना था, कितने बेड हैं, क्या यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, क्या यहाँ प्रसव संबंधी सुविधाएं हैं, यहाँ नेत्र रोग या महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ कौन कौन से यहाँ पर हैं, तो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप कंपाउंडर के पास गए, उससे इंटरव्यू लिया कि दिन भर में आप कितने लोगों के स्टेजेस लगा देते हैं, कितनी वैक्सीनेशन का क्या रोल है। आयुर्वेदिक विभाग से आप मालूम कर सकते हैं उसी विंग में
कि आपके यहाँ आयुर्वेद के पेशेंट ज्यादा आते हैं, एलोपैथिक के आते हैं। फिर आप जो स्वीपर है उससे पूछ सकते हैं कि दिन भर में आप कचरे के डिब्बे उठाते हैं तो कितना मेटेरियल इकट्ठा हो जाता है, कितने लोग ड्रेसिंग करवाते हैं। तो ये क्या हुआ, उस अस्पताल के बारे में आप उस प्रपत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आपने डॉक्टर का इंटरव्यू लिया, कंपाउंडर का लिया, आपने वहां चतुर्श्रेणी कर्मचारी का लिया, और ओवरऑल शाम तक आपके पास एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी कि बांदीकुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोजाना किस तरह के पेशेंट आते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस वहां पर हो सकते हैं, या किस तरह की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, उनका पूरा लेखा जोखा आप वहां देख सकते हैं। तो ये जो अनुसूची होगी ये संपूर्ण संस्था की स्थिति और कार्य को जानने वाली होगी। इसके अलावा पीवी यंग ने अवलोकन अनुसूची, जो अवलोकन देखने के आधार पर, मूल्यांकन किसी का एवल्यूशन करने के आधार पर, प्रलेख लिखने के आधार पर, और जो लुनवर्ग का अगला प्रकार था जिसमें सामाजिक संस्था, उसी का दूसरा रूप है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। अब हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन अनुसूची क्या है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। देखिए, अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किसी प्रक्रिया, घटना, परिस्थिति के निरीक्षण या व्यक्तियों का निश्चित अवधि के दौरान प्रदर्शित व्यवहार के निरीक्षण के लिए किया जाता है। मैं कुछ और इसके बारे में आगे बोलूं, पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना। आप दूर खड़े रहकर किसी सामने वाले व्यक्ति, घटना, संस्था को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए आप कागज पे कुछ क्वेश्चन स्वयं बना लेंगे और लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर एटीएम के बाहर बहुत लंबी भीड़ है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भीड़ है, आप उन लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप कितनी देर से खड़े हैं, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। पता लगा कि एटीएम मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है, या उसके अंदर खुले पैसे नहीं है। जो भी कारण होगा आप उनसे जानकारी लेंगे, अवलोकन करके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा उदाहरण, किसी गांव में कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा है, आप वहां की होने वाली रस्म रिवाज को देख रहे हैं। अब उन रस्म रिवाज को देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आया कि ये फला रस्म में हल्दी का क्या प्रयोग है। आप नहीं जानते, आपने ऑब्जर्व किया, देखा, पूछा, उसको अपने कागज में लिख लिया। बहुत सी ऐसी परंपराएं होंगी जो शायद ग्रामीण परंपराओं में पाई जाती हैं, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उस अवलोकन देखने के माध्यम से लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो विधि है इसको सबसे पहले काम में कब लिया गया, या इस विधि को सबसे पहले कौन जाना। तो डॉर्थी थॉमस और चार्लोट बोलर, दो विद्वान हैं, डॉर्थी थॉमस, चार्लोट बोलर। इन विद्वानों ने अवलोकन अनुसूची के द्वारा समाज शास्त्र में बहुत सारे अध्ययन किए हैं। इस अनुसूची में प्रश्न आधार पर बिंदु लिखे होते हैं, और जरूरी नहीं कि वो बिंदु पूरे ही हो, शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट्स बने होते हैं और उनके आधार पर उसमें लिखा जाता है। फिर इन संकेतों के माध्यम से सूचनादाता के पास उत्तर के लिए जाना पड़ता है, या कई बार नहीं जाकर भी दूर से देखकर हम कर सकते हैं, और अवलोकन से सारी बातों को हम लिखते रहते हैं। अगले प्रकार में आता है मूल्यांकन अनुसूची, इसे हम रेटिंग शेड्यूल भी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग जो मत, मनोवृत्ति, रुचि के संदर्भ में जो अनुसूची थी उसका जैसा ही है। उसमें लोगों के विचार की भिन्नता का पता लगाने के लिए, उनके मन की राय जानने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया जाता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आपको समझ में आए। देखिए, आप किसी क्षेत्र में गए और आपने देखा कि अभी वर्तमान स्थिति जो ओलंपिक की रही और हमको गोल्ड मिला। मैं इसी उदाहरण को रिपीट कर रहा हूं। अब गोल्ड मिलने के बाद ग्रामीण युवकों में, शहरी युवकों में एक जोश है। जो कुश्ती के अखाड़े चलाते हैं उनको जोश है, उनको लगता है कि हम लोग मेडल टैली में आज बेटर कर पाए, अगर हमारा स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए तो हम शायद ज्यादा मेडल जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में जो मूल्यांकन होगा उसमें आपने लोगों से पूछा कि भाई क्या कमी है। लोगों ने कहा साहब आप मेडल लेने की बात करते हैं, भारत की स्थिति बड़ी खराब है। अगर हम कोई छोटा मोटा कोई एनसीसी, एनएसएस या कोई सरकारी संयंत्र में कोई काम करते हैं तो जो बजट आता है अधिकारी चौपट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए एनसीसी के नाम पर गवर्नमेंट ने 1 लाख का बजट दिया, बच्चों के नाश्ते के लिए 20,000 दिए, पता लगा बच्चों को एक एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया
और 20,000 में से 5,000 खर्च करके 15,000 अधिकारी खा गए। तो बताइए, क्या ऐसी स्थिति में इस भ्रष्टाचार के माहौल में क्या उन बच्चों को पूरा पोषण मिलेगा? आए दिन आप सुनते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पोषाहार चोरी हो रहा है, आंगनबाड़ी सदस्य पूरा सामान नहीं दे रही है। तो ये चीजें छोटी छोटी जो लेक है, जो करप्शन को बढ़ावा दे रही हैं, तो ये चीजें उन लोगों को आगे बढ़ने में रोक रही हैं। फिर दूसरी चीज, मान लो कोई गुदड़ी का लाल हो भी, उसने कोई अच्छा प्रयास किया भी हो, पर ऐसी स्थिति में वो आगे बढ़ता है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है, भाई प्रतिवाद ऐसा है कि अच्छा खेलने वाला पीछे निकल जाता है, इसको धकेल दिया जाता है, और कोई मंत्री जी का साला या मंत्री जी का रिश्तेदार उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। अब बताएं, जब उसका बैकग्राउंड नहीं है, जब वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कहां से वो पदक या मेडल जीत पाएगा? तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की मनोवृत्ति जानने के लिए, उनके मूल्य जानने के लिए, जिस प्रपत्र की सहायता से हम लोगों से इंटरव्यू टाइप में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसमें मनोविज्ञान का बहुत प्रयोग है। ये मूल्यांकन अनुसूची है। मूल्यांकन करने के लिए समाजशास्त्र में बहुत सारे पैमाने हैं। ये पैमाने इस अनुसूची में काम में आते हैं, और ये अनुसूचियां बहुत काम की है, क्योंकि जब विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं तो ये अनुसूचियां बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। इसके अगले प्रकार में संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था अस्पताल का, किसी संस्था का सर्वेक्षण करने की दृष्टिकोण से इस अनुसूची का प्रयोग करते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संस्था के सर्वेक्षण अथवा इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में वास्तव में उस संस्था की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रश्नों की सूची होती है। उसमें आप पहले से बिंदु बना लेते हैं, प्रश्न बना लेते हैं, और आप जानकारी कर लेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, डॉक्टर का इंटरव्यू लेना है, कंपाउंडर का लेना है, 4th क्लास का लेना है, फिर मरीजों का भी ले लीजिए कि क्या उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि मरीज जिस बेड पर लेटे हुए हैं उनकी चादर साफ है, गंदी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि आप उनको स्वच्छ रखिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में 3 अलग अलग रंग के डब्बे भी होते हैं, लाल, नीला, हरा। कौन सा कचरा किस में डलेगा? जैसे कांच है तो अलग डब्बे में, पॉलिथीन है तो अलग डब्बे में, और जो डस्ट है या रुई के फूए हैं वो अलग डब्बे में। तो क्या प्रॉपर वे में वहां सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मरीज को दुर्गंध तो नहीं आ रही है? तो ये आप क्वेश्चंस बनाकर उससे पूछेंगे तो संस्था के बारे में पूरा सर्वेक्षण हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का मतलब किसी हॉस्पिटल का करना ही नहीं है। समाजशास्त्र में हम बहुत सारी संस्थाओं को लेके चलते हैं, जैसे विवाह, परिवार, जाति, धर्म, ये भी संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम परिवार नामक संस्था में क्या बदलाव आ रहा है, जैसे आपने लोगों से पूछा कि आप एकल परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में, उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम नौकरी करने के लिए शहर में अकेले रहते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ। तो आपने क्या डेटा निकाला कि आजकल नौकरी के कारण की वजह से, व्यवसाय, अर्थोपार्जन की दृष्टि से लोग शहरों में जाकर निवास करने लगते हैं, और वहां पर वो संयुक्त परिवार की मान्यताओं के विपरीत एकल परिवार में रहते हैं। तो इस तरह का अध्ययन कर सकते हैं। पीवीएन के अनुसार संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है संस्था के बारे में, उसकी जानकारी आप इस अनुसूची के माध्यम से कर सकते हैं। सरकारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का मुख्य रूप से उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। कुछ पढ़ने से पहले एक उदाहरण दिमाग में रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसी विधि, अनुसूची का वह प्रकार जिसमें 2 गुण छिपे हुए हैं, साक्षात्कार का भी और अनुसूची के सारे गुण। अब आप सोचेंगे भाई अनुसूची के सारे गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रत्यक्ष संबंध। आप आमने सामने की स्थिति में हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। आप अवलोकन कर सकते हैं, आमने सामने है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, शरीर मुद्रा का अध्ययन। कई बार होता है ना कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर अलग भाव आते हैं। आप सामने खड़े हैं, उत्तरदाता को देख रहे हैं, उत्तरदाता से आपने कोई प्रश्न किया, उसने गलत जवाब दिया तो आपको डाउट हो गया, इसका चेहरा का रंग बदला, या इसने कुछ बॉडी से एक्टिविटीज ऐसी की जैसे उसने आंख से आंख नहीं मिलाई, शोल्डर डाउन थे, या वो खुजली करने लगा, जो भी कारण है। तो ऐसी स्थिति में आप क्रॉस चेक कीजिए, उससे आप जानकारी निकालिए। तो ये जानकारी निकालना अनुसूची का गुण होगा।
अब इसमें साक्षात्कार अनुसूची जो होती है, इसका उपयोग कब होता है? जब हम एमए कर लेते हैं, एमए करने के बाद रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, तो इस तरह के बड़े संस्थागत कार्यों के अंदर साक्षात्कार अनुसूची की जरूरत पड़ती है। इसे इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू गाइड भी कहते हैं। इस शेड्यूल में व्यक्तिगत जानकारी अलग पूछी जाती है, विषय से संबंधित अलग पूछी जाती है, उनकी राय, मनोवृत्ति, पसंद के बारे में अलग पूछा जाता है, और भी कई प्रकार के प्रकार हैं जो पूछकर साक्षात्कार के माध्यम से उत्तरदाता से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक होती है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। देखिए, बांदीकुई के पास में आबानेरी है, अधिकांश लोगों ने देखा होगा। अब आबानेरी की स्थापत्य कला के बारे में, किस काल में वो कुंड बना था, देवी का मंदिर कब बना था, इन सब चीजों को यदि आपको जानना है, समझना है, तो अब आपको उत्तर देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब आपको पाषाण खंड, उनको देखकर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन सी शैली के चित्र है, ये भित्ति चित्र कौन सी सदी में पाए गए होंगे। उनका पुरातात्विक महत्व के आधार पर रिकॉर्ड देखा जाएगा, यानी पुराने रिकॉर्ड, पुस्तकें, समाचार पत्र, पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के आधार पर हम किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे प्रलेख अनुसूची या डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहते हैं। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रलेखों से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी किले के बारे में कोई ग्रंथ छपा हो, पुस्तक में उसके बारे में उल्लेख किया गया हो, आप उनको पढ़िए। कोई पुरानी रिकॉर्ड हो, कोई दस्तावेज हो, उनको निकालिए। जीवन गाथा किसी व्यक्ति की बिब्लियोग्राफी पढ़िए और उनको सूचनाओं को हम एकत्रित कर लेते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में अंतर वस्तु विश्लेषण विधि के अंतर्गत इस प्रकार की अनुसूची को काम में लिया जाता है। यहाँ नया शब्द आया, अंतर वस्तु विश्लेषण। इसका अर्थ क्या है? मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हमें राजेश पायलट के बारे में जानना हो, तो राजेश पायलट आज जिंदा नहीं है, आप क्या करेंगे? उनके परिवारजन जो है, उनकी पत्नी रमा पायलट, उनके पुत्र सचिन पायलट, उनकी पुत्र वधू सारिका पायलट, उनसे तो उनके बारे में पूछ ही लेंगे। लेकिन आपको पुराना रिकॉर्ड देखना हो कि 1992 में, 93 में, 94 में क्या किया, आप सीधा सीधा उस समय के समाचार पत्र निकाल लीजिए। उन्होंने कहीं आम सभा की होगी, उन्होंने कुछ बोला होगा, उसकी कटिंग को काट के रख लीजिए, डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास। सेकंड, उन्होंने कहीं भाषण दिया, उस भाषण की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या वो किसानों के बाद, उनके बारे में बहुत बड़ी कोटेशन है। वो कहते थे कि जब एक आम किसान का बेटा प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेगा तो वो ज्यादा अच्छी नीतियां बना पाएगा, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर संघर्ष को देखकर आया है। तो ये चीज उनकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये उन्होंने कहाँ कहा, किस रिकॉर्डिंग में कहा, इसको आप निकाल लीजिए, डेट इज डॉक्यूमेंट। इस तरह आप इस डॉक्यूमेंट्स को, शेड्यूल्स को प्राप्त करके आप प्रलेख अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं कुछ इसके गुण के बारे में बात कर रहा हूँ। अनुसूची के गुण कौन से होते हैं? देखिए, अनुसंधान प्रविधि में जो अनुसूची विधि, आप शेड्यूल विधि को काम में ले रहे हैं, उसकी निश्चित रूप से मेरिट और डिसमेरिट्स पाए जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां क्यों हैं? क्योंकि इसमें साक्षात्कार का गुण छिपा हुआ है, इसमें अवलोकन छिपा हुआ है, इसमें बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन आप कर सकते हैं। क्रमशः बिंदु के रूप में प्रत्यक्ष संपर्क, यानी फेस टू फेस रिलेशन है। सामने वाला उत्तरदाता आपको क्या जानकारी दे रहा है, गलत दे रहा है, सही दे रहा है, इसका आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप आमने सामने की स्थिति में। यानी इस विधि में सूचनादाता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। और यदि वो छिपाने का भी प्रयास करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। नॉर्मली सब लोग अपने मन की बातें बता देते हैं। किसी से आप प्यार से, स्नेह से बात करेंगे, अपना मोटिव बता के बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपको संपूर्ण जानकारी दे देगा। तो पहला गुण इसका क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क। दूसरा, हाई रेस्पॉन्स, अधिक प्रत्युत्तर। प्रश्नावली विधि में क्या होता था? आपने प्रश्न भेज दिए, सामने वाले का समझ में नहीं आया, खाली छोड़ के भेज दिया, क्या कर लोगे आप? लेकिन यहाँ पर क्या है, रेस्पॉन्स आपके पास ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप आमने सामने, मान लो कोई प्रश्न उसको समझ में नहीं आया, आपने पूछा कि अच्छा बताइए आपके गांव में पेयजल व्यवस्था का क्या आधार है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए भाई, कैंपर से पी रहे हो, कुएं से पी रहे हो, वाटर वर्क्स के नल कनेक्शन से पी रहे हो, या पंचायत के द्वारा टैंकर आता है। इसके क्लियर हो गया, वो सही बात बता देगा। तो अधिक से अधिक रेस्पॉन्स इसमें मिलते हैं। आमने सामने होने के कारण सभी प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः मिल जाता है। अगला है अधिक धन एवं समय। देखिए, इसकी मोर क्वालिटी वाली बात क्या है कि इसमें सूचनादाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, उसके साथ आप स्थान निर्धारण करने के लिए बार बार मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा,
पैसा भी ज्यादा लगेगा, लेकिन एक क्वालिटी क्या आ रही है, आपको डेटा ऑथेंटिक मिलेगा, प्रामाणिक जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि वो जानकारियां आप इस अर्थ में समझ सकते हैं क्योंकि वो रिसर्च में आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होंगे। अगला इसका गुण है सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण में कठिनाई। सूचनादाता अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल, इकोनॉमिकल लेवल, सोशल लेवल अलग अलग प्रकार का होता है, तो ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी सूचनादाता एक अर्थ में समझे ऐसे प्रश्नों का संभव नहीं है और इस तरह के उन अवगुणों गुणों के आधार पर इसकी तुलना हम कर सकते हैं। इसमें पक्षपात होने के संदर्भ में भी देखा जाता है, इसमें प्रशिक्षण के संदर्भ में भी कठिनाइयां देखी जाती हैं और कई बार कठिनाइयों के बाद भी हम अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से छोटे प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती है कि प्रश्नावली और अनुसूची में समानता क्या है। तो यहाँ 3 समानताएं होती हैं जिनको आप ध्यान आकृष्ट करें। पहली समानता, दोनों ही प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के प्रमुख यंत्र हैं, अर्थात दोनों के माध्यम से ही प्राइमरी डेटा हम प्राप्त करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, वह जानकारी जो मौलिक रूप से आप किसी अध्ययन में प्राप्त करते हैं। नंबर 2, दोनों ही प्रश्न समूह की रचना लगभग समान ढंग से की जाती है और प्रश्नों को बनाते समय इसमें सावधानी रखी जाती है। तो प्रश्न का जवाब भी हमें मिल गया। एक तो इसमें प्राइमरी डेटा निकलेगा, दूसरा इनका स्ट्रक्चर जैसा होता है, इनकी बाहरी स्वरूप एक दूसरे से मिलता हुआ रहता है। तो इस अर्थ में प्रश्नावली और अनुसूची के अंदर समानता देखी जा सकती है। देखिए, इस समानता के अलावा इसमें कुछ अंतर भी हैं। इन अंतरों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी क्लास के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं, नंदिनी शर्मा, स्वीटी, इसमें मीनाक्षी और सोनिया नागर, अभी कुछ हाइड भी हो रहे हैं, 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं। प्रयास अच्छा है, आप कोशिश करें। जो भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है आप फीडबैक में मुझे बता सकते हैं। इसमें भी एक चैट ऑप्शन है, वहां भी आप चैट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सूचना दे सकते हैं। कल वाली क्लास मेरी निश्चित समय वही 11 से 11:30 के बीच में होगी। आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूं। धन्यवाद।